टुडे वी आर डिस्कस टाइप्स ऑफ रिलेशन। कल हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में मैंने कल बताया था आपको, एंड द फर्स्ट पॉइंट इज वाइड और एम्प्टी रिलेशन। वाइड और एम्प्टी रिलेशन, वाइड और एम्प्टी रिलेशन। तो जब हम वाइड और एम्प्टी रिलेशन की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप क्या करिएगा, आप अगर एक रिलेशन किसी एम्प्टी सेट से एम्प्टी सेट पर डिस्क्राइब करें तो ये एम्प्टी सेट भी तो एक तरीके का सेट ही है ना। तो इस केस में जो रिलेशन होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, 5 क्रॉस 5, और 5 क्रॉस 5 क्या है, वो खुद में 5। इसका मतलब हो गया रिलेशन ऑफ सबसेट ऑफ 5, और सबसेट ऑफ 5 तो खुद 5 होता है। इसका मतलब हो गया कि ये रिलेशन खुद में 5 होगा, यानी एक ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है जो वाइड और एम्प्टी रिलेशन है। ये वाहिद ऐसा रिलेशन है, ये एक यूनिक ऐसा रिलेशन है जो हर रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहला नोट तो इसमें हमें ये लगाना है कि वाइड और एम्प्टी रिलेशन exist in every relation। ये हर रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा। वाइड और एम्प्टी रिलेशन एग्जिस्ट इन एवरी रिलेशन। ओके, उसका मेन रीजन ये है कि कोई भी सेट क्यों ना हो, एम्प्टी सेट हमेशा उसका सबसेट होता है। तो उसके अंदर एम्प्टी सेट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, यानी कि कोई भी रिलेशन हम क्यों ना ले लें वो इस रिलेशन को जरूर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ऐसा रिलेशन होगा कैसे, है ना। तो हमने इसको लिखा दैट इज इफ आर रिलेशन फ्रॉम 5 to 5, अगर मैं कैसा कहूं, इट इंप्लाइज दैट द रिलेशन इज सबसेट ऑफ 5 क्रॉस 5। ऐसे में रिलेशन 5 क्रॉस 5 का सबसेट हो जाएगा, और ये खुद जो होगा वो एक 5 रिलेशन होगा। इस रिलेशन को हम कहेंगे एम्प्टी और वाइड रिलेशन। इसका एक एग्जांपल मैं लिख के देता हूं। मैंने कहा एक रिलेशन है R, ठीक है जी, इन x, y सच दैट x माइनस y बिलोंग्स टू irrational number, okay, where x, y belongs to rationals। इसका मतलब क्या है, मैंने कहा कि x रिलेट करेगा y से। इसको अगर मैं और अंदाज में लिखूं तो मैं कहना चाह रहा हूं कि x रिलेट टू y, इट इंप्लाइज दैट कि x माइनस y बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट, कि x माइनस y इर्रेशनल में हो। क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि आपके वेयर एज x, y बिलोंग्स टू रैशनल्स, कि x माइनस वाई तो इर्रेशनल में हो, जबकि x और y कहाँ है, खुद रैशनल्स में है। तो क्या दो इर्रेशनल नंबर का डिफरेंस कभी रैशनल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्या कभी दो इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर का डिफरेंस इर्रेशनल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो क्या कभी ऐसा एग्जिस्ट करेगा? आप कहेंगे इट नेवर बी एग्जिस्ट। लेकिन आपने रिलेशन तो लिखा हुआ है, इसका मतलब है दैट रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। आप इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, आप लिखिए R इज द रिलेशन ऑफ x, y सच दैट x माइनस y बिलोंग्स टू q, नॉट q कॉम्प्लीमेंट, q कॉम्प्लीमेंट हटा के q कर दीजिए, और यहाँ x और y को बिलोंग करा दीजिए q में। तो अगर x और y को बिलोंग करा दीजिए q कॉम्प्लीमेंट में, इसको यहाँ भेज दीजिए और इसको यहाँ भेज दीजिए, तब भी ये रिलेशन क्या रहेगा, एम्प्टी रिलेशन ही रहेगा, क्योंकि कोई चॉइस हमारे पास ऐसी नहीं होगी। लेकिन वो रिलेशन होगा और वो रिलेशन कहलाएगा आपका एम्प्टी रिलेशन। इस रिलेशन की सबसे खास बात यह है कि ये रिलेशन हमेशा हर रिलेशन में एग्जिस्ट करता है। इसी के साथ इम्प्रॉपर रिलेशन का दूसरा टाइप
यूनिवर्सल रिलेशन। जब हम यूनिवर्सल रिलेशन की बात करेंगे तो आप खास तौर पर ध्यान रखिए, यूनिवर्सल रिलेशन मैंने कहा था वो रिलेशन होता है जब हम किसी सेट को एक रिलेशन को एक सेट से दूसरे सेट पर डिफाइन करते हैं, तो वो रिलेशन उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा सबसेट होता है। आपको यहाँ क्या बताना है कि वो रिलेशन खुद ही कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? आपका यूनिवर्सल रिलेशन का। हमने क्या कहा? अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इटसेल्फ इक्वल टू ए क्रॉस बी। अभी तक हम सारे में पढ़ के आए थे कि अगर एक रिलेशन ए से बी पे हम डिफाइन करते हैं तो इट ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इट ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये रिलेशन खुद ए क्रॉस बी के बराबर ही हो गया, यानी ये ए क्रॉस बी ही है। तो ऐसे केस में इस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। इसको काउंटर करने के लिए हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए। देखिए, प्योर मैथमेटिक्स में अगर आपको कोई चीज़ डिस्कार्ड करनी है, कैंसिल करनी है, तो आपको एक काउंटर एग्जाम्पल देना होगा जो उसको गलत साबित कर दे, तो वो चीज़ गलत है। और अगर प्योर मैथमेटिक्स में कोई चीज़ आपको प्रूफ करनी है तो आप काउंटर नहीं करेंगे, आप उसका मैथमेटिकल प्रूफ देंगे जो यूनिवर्सल हर चीज़ पर ट्रू हो रहा हो। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया हमने। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रिलेशन लिया R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट। हमेशा जब भी हम लिखेंगे एक्स कॉमा वाई तो इसका मतलब आप समझेंगे एक्स रिलेट करता है वाई से। सच दैट के बाद डेफिनेशन शुरू होगी। सच दैट एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स कॉमा वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने कहा जब भी हम कहेंगे ना एक्स रिलेट करता है वाई से, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स रिलेट करता है वाई से। अब मुझे आप बताइए, कोई भी दो नेचुरल नंबर का सम क्या नेचुरल नंबर नहीं होता है? तो कोई से दो नेचुरल नंबर लीजिए, सम हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा। ऐसे केस में मुझे बताइए, क्या सारे एलिमेंट आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई में कहाँ जाएंगे? भाई, ये रिलेशन आपका बेसिकली नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे आपने कराया है, तो ये सबसेट होना चाहिए एन क्रॉस एन का। लेकिन ये भाई खुद एन क्रॉस एन के बराबर हो रहा है। देख लीजिए आप यहाँ पे दो सर्किल बनाइए, ये भी नेचुरल नंबर है आपका और ये भी नेचुरल नंबर पे मैप हो रहा है। यहाँ एलिमेंट डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहाँ डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। 1 1 पे भी जाएगा, 1 2 पे भी जाएगा, 1 3 पे जाएगा, 4 पे, 5 पे, 6 पे एंड सो ऑन पे। 1 सब पे जाएगा, ऐसे 2 भी सब पे जाएगा, ऐसे 3 भी सब पे जाएगा, ऐसे 4 भी सब पे जाएगा। सारे एलिमेंट पे सारे जाएंगे। इसका मतलब ये सब सबसे रिलेट कर रहे हैं। जब सब सबसे रिलेट कर रहे हैं तो ऐसे केस में वो रिलेशन हमेशा जिन दो सेट पे हम डिफाइन कर रहे होते हैं उन्हीं के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। और ऐसा रिलेशन हमेशा क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रिलेशन का। इसका आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल और ले लीजिए। बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या कहा मैंने? एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए, काउंटर करने का अंदाज सीखिए। हर बार जरूरी ये सही नहीं हो जाएगा। जैसे मैं इसी का एक और एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने कहा आर is equal to x comma y such that x minus y belongs to integer and x comma y belongs to integer। यानी कि x और y किसकी चॉइसेस है? इंटीजर की। यानी अब यहां इंटीजर से इंटीजर पे, यानी निगेटिव नंबर भी ले लीजिए। दो इंटीजर का डिफरेंस क्या होगा? ऐसे केस में आपका ये रिलेशन भी z क्रॉस z बन जाएगा। लेकिन अगर आप रिलेशन लेंगे एक x कॉमा वाई सच दैट आपने कह दिया कि x माइनस वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या ये n क्रॉस n होगा? आप एक x को लीजिए 2, y को लीजिए 1, x को लीजिए 2, y को लीजिए 1, 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 होता है। कर गया नेचुरल नंबर में बिलोंग, हो गया 2 1 से रिलेट। x को 1 लीजिए, y को 2 लीजिए, -1 क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा ना भाई। तो क्या होगा? नहीं होगा। ये कभी भी n क्रॉस n नहीं होगा। ये रिलेशन कभी भी n क्रॉस n नहीं होगा। ये हमेशा n क्रॉस n का क्या होगा? सबसेट होगा। हमेशा सबसेट होगा। समझ रहे हैं ना? तो आपको एक बात का ख्याल रखना है खास, कि कभी भी यूनिवर्सल रिलेशन की बात की जाए तो कोई भी ऑर्डर पेयर मिस नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत अहम रिलेशन है, हमारे जहन में हमेशा रहनी चाहिए। अब हम दो
उन प्रॉपर रिलेशंस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी। उस प्रॉपर रिलेशन, सबसे पहला रिलेशन जो मैंने बहुत अहम बताया था, जिसको मैंने थर्ड नाम दिया था, उसको कहा था मैंने आइडेंटिटी रिलेशन। क्या कहा था जी? आइडेंटिटी रिलेशन। इसको मैं ना इस तरीके से आई लिखूंगा, ये आई, याद रखिएगा इसको हमेशा मैं इस तरीके से आई लिखूंगा, आइडेंटिटी रिलेशन। इस रिलेशन की खास बात यह है कि अगर आप इसको जज नहीं कर सकते ना, तो आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन को जज नहीं कर सकते। तो आपको पहले आइडेंटिटी सीखना पड़ेगा अगर आप रिफ्लेक्सिव जानते हैं तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगी? आइडेंटिटी रिलेशन में होती है कि अगर कोई रिलेशन किसी सेट से किसी सेट पे आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो जो एलिमेंट एक सेट के अंदर है, उसके सारे के सारे एलिमेंट इटसेल्फ एसोसिएट हो रहे हो, बस एसोसिएट इटसेल्फ हो रहे हो, यानी 1 से 2 से 3 से 4 से 1 और किसी से नहीं हो रहा हो। तो आइडेंटिटी में इटसेल्फ लगाना जरूरी है। तो मैंने क्या कहा? आ रिलेशन एस फ्रॉम ए टू ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ फॉर ऑल फॉर ऑल का मतलब कोई भी एलिमेंट मिस नहीं करना चाहिए, सारे एलिमेंट ए के, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि हर एलिमेंट अपने आप से जरूर रिलेट हो रहा हो ओनली। इसको मैंने दोबारा लैंग्वेज में भी लिखा है कि ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, सिर्फ अपने आप से कर रहा हूं। यहां पे देखो ओनली वर्ड्स यूज किया है मैंने, ठीक है ना। जिसका मैं एक बेसिक एग्जांपल आपको दूं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक रिलेशन आर है जो एक सेट ए है, जिसको मैंने 1 2 3 कह दिया, 1 2 3 से 1 2 3 पे मैप हो रहा है, यही सेट ए है मान लीजिए, यानी ए से ए पे है। तो अब इसको मुझे आइडेंटिटी रिलेशन ढूंढना है, तो आपका 1 कहाँ जा रहा हो? सिर्फ 1 से रिलेट हो रहा हो। 2 कहाँ मैप हो रहा हो? सिर्फ 2 से मैप हो रहा हो। और 3 का मैप हो रहा हो? सिर्फ 3 से मैप हो रहा हो ओनली। सो दैट रिलेशन अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो 1 1 2 2 और 3 3 इसके अंदर आ रहा हो ओनली, तो ये रिलेशन आपका क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, ये आई। ठीक है जी। एक सेट बिल्डर फॉर्म ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा आर रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई, वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पूरा नेचुरल नंबर का सेट ले लिया मैंने, तो इसका मतलब इसकी रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी? 1 1 से 2 2 से 3 3 से एंड सो ऑन। ये रिलेशन आपका क्या बन गया? आइडेंटिटी रिलेशन बन गया। तो आइडेंटिटी रिलेशन में इटसेल्फ के अलावा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी जब हम पढ़ लें तब हम रिफ्लेक्सिविटी पे जाते हैं। आइडेंटिटी को कनेक्ट करता है रिफ्लेक्सिविटी, ये कनेक्ट यहीं से होते हैं। तो अब इसका जो चौथा पार्ट है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू एस, और यहाँ पे भी आप एस करिए क्योंकि हमने यहाँ पे रिलेशन आर नहीं एस लिया हुआ है। तो ए कॉमा ए जरूर कहाँ बिलोंग कर रहा हो? एस। यहाँ पे ओनली नहीं लगाया मैंने, तो यहाँ पे एक नोट लगाइए आप। अगर मैं ओनली लगा दूंगा ना तो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। लिखिए इफ आइडेंटिटी रिलेशन कंटेन in any relation that is always reflexive, यानी कि एक बात का खास ख्याल रखिए, अगर आपसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात की जाए और अगर वो आइडेंटिटी कंटेन करता है, इफ आर कंटेन आइडेंटिटी, कोई भी रिलेशन आर कंटेन आइडेंटिटी, आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। तो आर क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो यहां पे सिर्फ इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? वो ये कि एक रिलेशन अगर आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो सिर्फ इटसेल्फ एसोसिएट करेगा 1 1 से 2 2 से 3 3 से, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो आइडेंटिटी को कंटेन करेगा, ये सारे एलिमेंट होंगे उसके अंदर,
इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं। तो इसका फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेना चाहूँ, फिर मैंने एक रिलेशन ले लिया 1 2 3 से 1 2 3, ऐसी कह देते हैं इसको, और एस की रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। 1 1 डाल दिया मैंने, 1 2 डाल दिया, 2 2 डाल दिया। मैंने आपसे पूछा क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? आप कहेंगे सर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है। जब 3 3 नहीं है तो क्या आइडेंटिटी हो गया? नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी में फॉर ऑल सारे वो एलिमेंट जो सेट के अंदर है उनके लिए इट सेट पेयर जरूर होना चाहिए। तो यहां पे आप काउंटर क्या करेंगे? यहां पे आप कहेंगे सर 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू एस। इट इंप्लाइज दैट एस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये इसका काउंटर हो गया। तो ये आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। सिमेट्रिसिटी आप लोग समझते हैं, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जहां एक तरीके की चीजें हो। तो सिमेट्री का यहां पे ताल्लुक ये है कि अगर कोई रिलेशन ऐसे ऑर्डर पेयर को कंटेन करता है जैसे 1, 2, तो उसका जस्ट सिमेट्रिक यानी जस्ट उसकी मिरर इमेज 1 2 की मिरर इमेज क्या हो जाएगी? 2 1। 2 1 जरूर रिलेट हो रहा हो उसमें। अगर 1 2 किसी रिलेशन में है और 2 1 नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो मैथमेटिकली हम उसकी डेफिनेशन देते हैं सबसे पहले। तो हमारे 4 रिलेशन हो गए थे। 5वां जो रिलेशन है हमारा, अ रिलेशन एस फ्रॉम सेट ए टू ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ फॉर ऑल ए बी, कोई भी 2 एलिमेंट नहीं है ये, कोई भी दो का मतलब फिक्स 2 नहीं, कोई भी 2, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। इफ ए बी बिलोंग्स टू एस यानी ए बी से रिलेट कर रहा है, इट इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब बी ए से रिलेट करना चाहिए। अगर ए रिलेट कर रहा है बी से तो बी ए से रिलेट करना चाहिए। ये डेफिनेशन हमारी किसकी हो गई? सिमेट्रिसिटी की डेफिनेशन हो गई। तो अब हम कोई एग्जांपल इसमें लेना चाहें, हम आपसे कहें कोई रिलेशन सिमेट्रिक है क्या, तो आप कैसे कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिलेशन आर लिया, मैंने कहा आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट 1 2 3 टू 1 2 3 कनेक्टेड विद सम डेफिनेशन, और उसकी रोस्टर फॉर्म मैंने आपको दे दी। रोस्टर फॉर्म में मैंने कहा 1 2 है, 1 1 है और 2 1 है। मैंने पूछा क्या ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है, तो आप कहेंगे सर 1 2 है और 1 2 का मिरर इमेज 2 1 इसके अंदर अवेलेबल है। फिर मैं कहूँगा 1 1 भी है, तो 1 1 का मिरर इमेज 1 1 है। तो इससे आपको एक आइडिया मिला कि 1 1 ये किसके एलिमेंट हैं? आइडेंटिटी रिलेशन वाले एलिमेंट हैं। 2 2 3 3 ये सारे एलिमेंट जो है ना इट सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट हैं, जो अपने आप से रिलेट करते हैं। ऐसे एलिमेंट सिमेट्रिसिटी पे कोई फर्क नहीं डालते। सिमेट्रिसिटी में कौन से एलिमेंट फर्क डालेंगे? जो आइडेंटिटी से हटके हों, यानी 1 1 के अलावा 1 2 हो तो 2 1 होना चाहिए। अगर 1 3 इसमें मैं डाल देता तो मुझे उसकी मिरर इमेज 3 1 ढूंढना पड़ जाती। गॉट इट? तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर आप एक नोट लगाइए कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑल्सो आ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है जी? तो पॉइंट बनाते चलिए। आइडेंटिटी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव था, आइडेंटिटी रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी हो गया। आइडेंटिटी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव था, आइडेंटिटी आपका सिमेट्रिक भी हो गया। तो सिमेट्रिसिटी ढूंढने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो एलिमेंट हो आप उसकी मिरर इमेज ढूंढिए। अब अगर आपसे कोई ये कहता है कि सर आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में कोई डेफिनेशन है, तो आप उसका कैसे सिमेट्रिक रिलेशन ढूंढेंगे? तो मैं एक एग्जांपल इसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म का देता हूं। एस इज अ रिलेशन सच दैट एस इज अ रिलेशन ऑफ ए कॉमा बी। एस इज अ रिलेशन ऑफ ए कॉमा बी, यानी एस वो सारे ऑर्डर पेयर रखता है ए बी सच दैट, अब डेफिनेशन सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू एंड ए कॉमा बी आल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है
कि एस आपका जेड से जेड की तरफ है, एस जेड से जेड पे, यानी कि वो सारी चॉइसेस जो इंटीजर की है ना, वो a माइनस बी का डिफरेंस इंटीजर ही होना चाहिए। तो मुझे ज़रा बताइए, अगर यहाँ पे ए बी बिलोंग कर रहा है एस के अंदर, इट इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है जी। तो क्या बी ए करेगा? अब बताइए मुझे, अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, इट इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ नेगेटिव ऑफ बी माइनस ए इज व्हाट? इट इज अगेन बी माइनस ए। नेगेटिव क्या करेगा? मॉड को पॉजिटिव बना देगा। इट इज ऑल्सो इन बिलोंग्स टू एस, इट मीन्स मॉड ऑफ बी माइनस ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, इट मीन्स व्हाट कि बी कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब क्या हो गया? एस इज सिमेट्रिक। कहने का मतलब ये है कि आपसे अगर सेट बिल्डर फॉर्म भी दे रखी हो ना, और आपके पास सेट बहुत बड़ा दे रखा हो, तो आपको मैथमेटिकल प्रूफ देना पड़ेगा। अब इस सेट को मैं छोटा कर दूं, अगर मान लीजिए मैंने सेट कहा ए से ए पे है और ए के अंदर एलिमेंट डाल दिए मैंने 0 से लेके 12, और डेफिनेशन दी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एस, that mod of a minus b is divisible by 4, divisible by 4 लैंग्वेज में लिख देते हैं। अब इजी हो गया, एलिमेंट कितने? 0 से 12 तक है। तो अब मुझे ये मैथमेटिकल प्रूफ लिखने के बजाय ना और इजी हो जाएगा, मैं इसकी रोस्टर फॉर्म बना देता हूँ उठा के। रोस्टर फॉर्म बनाइए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। रोस्टर फॉर्म बनाइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। बताइए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 0 के साथ क्या आएगा? 0 में से 0 घटाएंगे, क्या मिला? तो अब ये और इजी हो गया, क्योंकि हमें रोस्टर फॉर्म मिल जाएगी। तो 0 0 का डिफरेंस 0, और 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है, तो 4 का भी मल्टीपल हो गया, और जो नंबर जिस नंबर का मल्टीपल होता है उससे डिविजिबल होता है। इसका मतलब है 0 0 आर के अंदर चला गया, तो 0 0 से रिलेट कर गया। अब क्या 0 1 का डिफरेंस 4 का मल्टीपल होगा? नहीं होगा। 0 -1 1, और मॉड -1 का लोगे तो 1 ही रहेगा। 1 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, इट मीन्स नॉट डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब है 0 1 से रिलेट नहीं करेगा। 0 फिर किससे करेगा? 2 से? नो। 3 से? नो। 4 से? यस। 0 - 4 4, और 4 4 का मल्टीपल है, तो 0 4 से रिलेट कर जाएगा। उसके बाद 0 8 से रिलेट करेगा, उसके बाद 0 12 से रिलेट करेगा। दिख रही ना आपको? इजी हो गया ना? तो आपके पास इसकी रोस्टर फॉर्म आती जा रही है। अब 1 से लिए बताइए, 1 0 का डिफरेंस 1 रहेगा, 4 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 1 और 1 का डिफरेंस 1 हो गया, मिल गया ना रोस्टर फॉर्म। 1 और 5 का डिफरेंस 4 हो गया, मिल गया ना 4 का मल्टीपल। 1 और 9 का डिफरेंस ये भी 8 हो गया, 4 का मल्टीपल है। यानी 1 किससे करेगा? 1 1 से, 1 5 से, 1 9 से रिलेट करेगा। तो आप सारे एलिमेंट ढूंढ सकते हैं। यानी कि मैं इस सेट एस की रोस्टर फॉर्म इजीली लिख सकता हूँ। 0 0 से रिलेट कर गया, 0 5 से, 0 4 से रिलेट कर गया, 0 8 से रिलेट कर गया, और 0 12 से रिलेट कर गया। उसके बाद 1 1 से कर गया, 1 5 से कर गया, और 1 9 से कर गया, 1 13 से करता, 13 सेट में नहीं था, तो बात खत्म। 2 2 से कर गया, 2 6 से कर गया, और 2 10 से कर गया। उसके बाद 14 से करता, लेकिन नहीं है, तो बात खत्म। इसी तरीके से 3 से कर गया, 3 आपका 7 से करेगा, 3 - 7 4, और 3 आपका 7 के बाद 11 से करेगा, 3 - 11 8, और किसी नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे देखते जाइए, मुझे बताइए इसके अंदर आइडेंटिटी है। 0 0 भी है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी आएगा, 5 5 भी आएगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब है ये रिलेशन आइडेंटिटी को कंटेन करता है, तो इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ऐसे भी चेक किया जाता है। क्या ये सिमेट्रिक होगा? इसके अंदर 0 4 है, क्या इसके अंदर 4 0 नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा। इस 4 में कहीं पे 4 0 आ रहा होगा। इसके अंदर 0 8 है, 8 0 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब ये है कि सिमेट्रिक भी ये होगा। तो हम इसमें सिमेट्रिसिटी इजीली रोस्टर फॉर्म में भी बना के देख सकते हैं। अदरवाइज आपके पास लैंग्वेज में हो तो आप लैंग्वेज में भी प्रूफ दे सकते हैं। तो इट इज़ वेरी फंटास्टिक वे
टू क्लासिफाई द सिमेट्रिक रिलेशन कि अगर आपके पास सेट छोटा है तो रोस्टर फॉर्म बनाइए, खटाक से मारिए, और अगर आपके पास सेट बड़ा है यानी कि जैसे कंप्लीट सेट है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, तो भाई रोस्टर फॉर्म बनाने मत बैठ जाना, कोरोना काल खत्म हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, सीधा सीधा मैथमेटिकल प्रूफ देना है। इसलिए ये मैथमेटिकल लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। फॉर ऑल, ये सिंबल फॉर ऑल का है, ये बिलोंग्स का सिंबल है, ये जो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं ये सीखना ज़रूरी है। ये चीज़ों को आसान कर देती है और आपके जहन में मोटी चीज़ें डालती है, जहाँ से हम समझते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ यूँ हो रही है। यानी कि ये एक मैथमेटिकल लैंग्वेज कितने एलिमेंट को अपने अंदर समाये बैठा है, बताइए। ये उन सारे एलिमेंट को समाये बैठा है जो इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने कह दिया mod a - b डिविजिबल बाई 4, ये भी तो रिलेशन बन गया, लेकिन कितने एलिमेंट हैं, ये रे भाई गिन लो। 0 के साथ 4, 1 के साथ 3, 2 के साथ 3, उसके बाद हर एलिमेंट के साथ 3, 12 के साथ 3, 12 3 48, 48 और 4 52, 52 एलिमेंट है। अगर इसका मैं कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊं तो 12 × 12 144 एलिमेंट है, और 52 एलिमेंट को ये कंटेन करता है। ये हमारी कहाँ की बात हो रही है, ये बात हो रही है हमारी काउंटिंग ऑफ रिलेशंस। जब हम आगे पहुँचेंगे ना तो हम काउंटिंग भी डिस्कस करेंगे, और वो काउंटिंग जो होगी वो आपसे CBSE वाला 11th-12th नहीं पूछेगा, वो आपसे कौन पूछेगा, वो आपसे इनके बड़े पापा पूछेंगे, JEE वाले, MU वाले, जामिया वाले, BHU वाले, समझ रहे हैं ना। तो हम काउंटिंग ऑफ रिलेशन और काउंटिंग ऑफ फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे फर्दर में। इसके बाद हम इसके अपोजिट पे जाते हैं। सिमेट्रिक तो लिखा हुआ था ना, ए और लगा दो, ए के साथ एक एस और डाल दो, बन गया असिमेट्रिक। क्या बन गया भाई, असिमेट्रिक, यानी जो सिमेट्रिक ना हो। सीधी भाषा में भाई वो रिलेशन जो अपनी मिरर इमेज, कोई एक भी मिरर इमेज, ये मत सोचिएगा कि भैया बहुत सारी मिल गई हो गया काम, कोई एक भी मिरर इमेज अगर लेफ्ट कर जाए तो वो कभी असिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो सीधी सीधी डेफिनेशन नोट लगा लीजिए, दोज रिलेशन which are not symmetric is called asymmetric। मैथमेटिकल तड़का लगाइए तो कहिए कि a, b बिलोंग कर गया एस के अंदर, वही उठाइए एस, लिखिए ए से ए पे है, और लिखिए फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू एस, for all a, b belongs to not as set, for all a, b belongs to a, if a, b belongs to s, it implies b, a does not लगा दीजिए belongs to s, छुट्टी। कोई एक भी ऐसा एलिमेंट ढूंढ दीजिए जो उसकी मिरर इमेज ना रख रहा हो, बनाइए टेबल, उठाइए, क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी होगा? 1 1 का आइडेंटिटी क्या है भाई, 1 1 है, तो 1 1 का तो मिरर इमेज भी 1 1 हो गया। अब आप कहोगे 1 1 हो गया तो मिरर इमेज ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, तो ये क्या है भाई, ये सिमेट्रिक है, असिमेट्रिक है, क्या है सर? तो मैं कहूँगा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन जो है ना वो आपका सिमेट्रिक भी है और वो आपका असिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? वाइड कंडीशन लग गई। तो जो एंटी सिमेट्रिक जोड़ेंगे ना हम, छठवां पार्ट, उसमें यही एक बात जोड़ देंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, हमने कहा कि भाई वो रिलेशन जो सिमेट्रिक नहीं है वो असिमेट्रिक थे। तो एंटी सिमेट्रिक क्या चीज है? तो वो रिलेशन जो सिमेट्रिक तो ना ही हो, सिमेट्रिक तो नहीं होना है,
लेकिन सिमेट्रिक हो कब? जब वो आइडेंटिटी कंटेन करते हो। तो आइडेंटिटी को इसने बख्श दिया, इसने कहा अगर आइडेंटिटी की बात कर रहे हो ना तो कोई बात नहीं, सिमेट्रिक हो जाए, उसके अलावा कहीं ना हो। यानी कि आइडेंटिटी को इंक्लूड कर दो तो वो एंटी सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी को एक्सक्लूड कर दो तो वो असिमेट्रिक है। समझ गए ना? इतना सा फर्क एंटी सिमेट्री में है। इसने कहा कि इफ एस एक रिलेशन है ए से ए पे और फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, सारे वो नंबर जो ए के अंदर हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू एस, it implies that BA does not belongs to S, and if AB belongs to S, BA also belongs to S if and only if। ये IFF वाला if याद रखिएगा, if and only if का मतलब होता है वाइस वर्सा, यानी ये वाला ये स्टेटमेंट जो इधर से इधर जा रहा है ना, वो इधर से इधर भी आना चाहिए। समझ रहे हैं ना? दिल्ली गए ना कभी, आनंद विहार से जो बस मेहरौली जाएगी वो लौट के मेहरौली से आनंद विहार भी आनी चाहिए। वन वे नहीं, टू वे, यानी इधर से इधर भी उधर से इधर भी। इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, इसने ये कंडीशन लगा दी बस एंटी सिमेट्रिक। समझ गए ना खेल? तो एंटी सिमेट्रिक में जो डायगोनल वाला पेयर था ना, 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी आइडेंटिटी कंटेन कर गया, तो वो एंटी सिमेट्रिक हो गया। तो हल्के हल्के से इनमें डिफरेंसेस हैं। समझ रहे ना? तो अब मैं इनको काउंटर क्या करूं, एग्जाम्पल क्या दूं, जबकि मैंने इतना डिस्कशन सिमेट्रिसिटी पे ही किया। तो वो रिलेशन जो सिमेट्रिक नहीं है असिमेट्रिक, और वो रिलेशन जो सिमेट्रिक नहीं है लेकिन आइडेंटिटी कंटेन करते हैं एंटी सिमेट्रिक। फुल एंड फाइनल। अब आप जाइए 7वें नंबर पे। ठीक है जी, सही चल रहा है। 7वें नंबर में बात करेंगे हम ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिविटी जो है ना, वो तो ऑर्डर पेयर के करेक्शन का नाम है। यानी कि आप जब ऑर्डर पेयर लेते हैं ना, तो दूसरा एलिमेंट पोस्ट मल्टीप्लायर का होता है। यानी एक ऑर्डर पेयर में पोस्ट मल्टीप्लायर का एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर में प्री मल्टीप्लायर का एलिमेंट कॉमन हो जाएं। बी सी करिए इसको, सॉरी। तो जो रेस 2 एलिमेंट है ना, ये ए और सी, इनका ऑर्डर पेयर भी आर के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है ना, तो वो ट्रांजिटिविटी नहीं होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, छोटा सा एग्जाम्पल चिपकाएंगे और डिस्कस करेंगे कि बात क्या बनती है। क्या कहा मैंने कहा एक रिलेशन है जो एस ए से ए पे है, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ फॉर ऑल ए बी सी, कोई भी 3 ऑर्बिटरी एलिमेंट, फिक्स 3 नहीं, कोई भी 3 ए बी सी। लेकिन वो रिलेट कैसे करते हैं? ए बी बिलोंग्स टू एस, बी सी बिलोंग्स टू एस। देखिए, पहले वाले ऑर्डर पेयर में पोस्ट मल्टीप्लायर का एलिमेंट और दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में प्री मल्टीप्लायर का एलिमेंट कॉमन है, बी भी कॉमन है। तो जो रेस 2 है ना ए सी, वो भी एस के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा रिलेशन में हो जाता है ना, तो हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। काउंटर करते हैं जी, एक रिलेशन उठाते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने एक लिखा है रिलेशन है वो 1 2 3 से 1 2 3 पे है, और उसकी रोस्टर फॉर्म मैंने आपको दे दी। 1 1 है, 1 2 है और 2 3 है और 1 3 है। ठीक है जी, ये हो गया। इसका प्री मल्टीप्लायर पोस्ट मल्टीप्लायर का एलिमेंट 1 है, कहीं पे पहला 1 है, ये रहा, 1 1 से रिलेट करेगा, 1 2 1 2 होना चाहिए, है यहाँ पे। इसका 2 है और इसका भी 2 है, ये 2 से मैच हो गया, 1 3 होना चाहिए, 1 3 है यहाँ पे। इसका ये 3 है और कहीं पे 3 है, पहला 3 कहीं पे नहीं है। इस पे आ जाइए, इसका 3 है, कहीं पे पहला 3 है, पहला 3 कहीं पे नहीं है, छुट्टी। तो बताइए कोई एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ पे 2 एलिमेंट मिल रहे हो और ऑर्डर पेयर मैच ना कर रहा हो? कोई नहीं है। अब अगर मैं इसमें एक मिस कर दूँ ना, मैं इसको 1 3 को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब पकड़िए, आप किसको पकड़ेंगे? आप इन दोनों को पकड़िए, आप इन दोनों को पकड़िए, 1 2 और 2 3 को पकड़ लिया। आपने कहा कि 1 2 आर के अंदर है एंड 2 3 आर के अंदर है। आप खटाक से क्या पढ़ेंगे? पहले वाले का पोस्ट मल्टीप्लायर और दूसरे वाले का प्री मल्टीप्लायर मैच कर गए 2 2, तो 1 3 होना चाहिए ना। इट इम्प्लाइज दैट 1 3 आप कहेंगे आर के अंदर नहीं है, है क्या? नहीं है।
तो अगर r का 3 r के अंदर नहीं है तो r इज नॉट ट्रांजिटिव, तो r ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे 1,3 भी डाल दिया ना, अब कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को फुलफिल ना कर रहा हो, तो ये रिलेशन क्या है भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब आप कहोगे सर या तो आपने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, कोई एक मैथमेटिकल डेफिनेशन दे दो, मैथमेटिकल दे देते हैं उठा के। मैंने कहा एक R इज अ रिलेशन ऑफ टू लाइन्स L1, L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2। बहुत पूछा जाता है, CBSE वालों ने गोद ले रखा है इसको, है ना, बहुत चहेता है, सालों साल पूछते रहे, बच्चे भी पगला गए कि भाई बार बार आए ताए जा रहा, रट लिया इसको, रट लिया बहुत सारों ने। रटना नहीं है, समझना है, ठीक है ना, क्योंकि रटन विद्या प्राण घातक। तो अब आप इस पे आइए, मैंने कहा L1 परपेंडिकुलर टू L2। अब भाई ना एकदम गांठ बांध के मत बैठ जाइएगा कि सर यहाँ पे तो दो ही हैं, L1 L2, L3 कहाँ से लाऊं। आपसे ये कहा जा रहा है दो लाइन तब रिलेट करती हैं जब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इसमें तीसरी लाइन भी हो सकती है, खुदा के वास्ते ऐसा मत करना कि भाई इसमें तीसरी लाइन कहाँ से आ गई। तो L1 L2 भी R के अंदर है एंड L2 L3 भी R के अंदर है। L1 परपेंडिकुलर L2 पे और L2 परपेंडिकुलर L3 पे। अगर मैं ये L3 वाला परपेंडिकुलर L2 पे ऐसे करके डाल दूँ तो बात सही नहीं है ना। ये क्या हो गया भैया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गया, L1 और L3 तो पैरेलल हो गए। यहाँ से ज्योमेट्री से आप कह सकते हो L1 पैरेलल टू L3। इज दैट L1 परपेंडिकुलर टू L3? नो। तो आप कहोगे व्हेन L1 परपेंडिकुलर टू L2 and L2 perpendicular to L3 it implies that L1 नेबर भी परपेंडिकुलर टू L3। इसका मतलब है कि अगर L1 L2 R के अंदर हैं एंड L2 L3 R के अंदर हैं, इट नेवर भी इम्प्लाइज कि L1 L3 भी R के अंदर होंगे। हेंस यू कैन से R इज नॉट ट्रांजिटिव। R ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये फारसी में हो गया, थोड़ा है अंग्रेजी में समझो, ट्रांजिटिव। R इज नॉट ट्रांजिटिव, तो R ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर हुई बात। अब मोटी सी बात ये आती है, मैंने आइडेंटिटी को ये दिखा दिया था, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव भी दिखा दिया था, आइडेंटिटी को मैंने बता दिया था सिमेट्रिक भी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आइडेंटिटी ट्रांजिटिव होगा? लो भाई 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, आइडेंटिटी रिलेशन है। किस रिलेशन का? जहां R 1 2 3 से 1 2 3 पे था, 1 2 3 से 1 2 3 का ये आइडेंटिटी रिलेशन है। क्या ये ट्रांजिटिव है? आप कहोगे सर कोई भी एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जिसमें एक एलिमेंट का प्री मल्टीप्लायर और दूसरे एलिमेंट का पोस्ट मल्टीप्लायर सेम हो। तो मैं कहूँगा जब ऐसा नहीं है तो क्या आप ट्रांजिटिविटी के लिए ऐसा ढूंढना चाहेंगे? है ही नहीं तो क्या कहेंगे? तो ऐसी कंडीशन को ही हम वॉइड कंडीशन कहते हैं, ऐसी कंडीशन को ही हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ऐसी कंडीशन हमेशा हर जगह एग्जिस्ट करती है। तो ये रिलेशन जो होगा वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। इसका मतलब हो गया आई जो है ना, आई जो है वो आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। आई आपका ट्रांजिटिव भी हो गया जी, आई ट्रांजिटिव। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, जो आखिरी पॉइंट था हमारा 8वां, इक्विवेलेंस रिलेशन। वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, मैं प्लस यूज कर ले रहा हूं, जोड़ मत समझ लेना, कहने का मतलब है रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो आइडेंटिटी भाई आपका क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया। आगे हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स इक्विवेलेंस रिलेशन पे, 5-6 प्रॉब्लम, जहाँ पे ऑर्डर पेयर पे भी लेंगे और सिंगल एलिमेंट पे भी लेंगे, और उसके बाद काउंटिंग डिस्कस करेंगे रिलेशन की, कि कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, एंटीसिमेट्रिक और सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं।
थैंक यू सो मच।